हमारे इस IRB प्रांगण में स्वागत करता हूँ। और साथ में बाहर से आए सेक्रेटरी तन्मय मंगई सर और आशा गोपाल जी जो सचिव पूर्णा है उनका, साकिब रावत जी, अर्चना, जननांका, शुभम, नितिका और आकांक्षा, आप सबका हमारे इस परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं। और सर जो बात कर रहे थे कि डरने वाली बात, सर हमारा लोगो ही है मुख्य सड़क सेवा सुरक्षा, और डरना चाहिए बदमाशों को चाहिए। जो बदमाश है उनको तो हमसे 10 किलोमीटर दूर रहना चाहिए, वहाँ भी जाके मारेंगे उनको, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम हमेशा उनकी मदद के लिए उनके साथ के लिए तैयार हैं। और पिछले साल हमारे पूरे पुलिस परिवार द्वारा, पूरे उत्तराखंड पुलिस परिवार द्वारा DGP सर के निर्देशन में हमने लगभग 5 लाख के करीब वृक्षारोपण किया था, जो इस बार उसमें जोर शोर से नहीं बनाएगा, लेकिन फिर भी हम सबने उसको कंटिन्यू किया है। तो उसी क्रम में मैं आप लोग को आमंत्रित करता हूँ आगे का कार्यक्रम सुचारू करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद उप्रेती सर। और एक बार पुनः मैं धात की ओर से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ आप ही के प्रांगण में, लेकिन धात की ओर से। और बहुत धन्यवाद अमित श्रीवास्तव सर का भी, उप्रेती जी का भी, कि उन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि हम लोग यहाँ पर आए और आप लोगों के साथ बातचीत करें। यूँ तो हरेला अब कोई मतलब ऐसा शब्द नहीं है जिसे हम ना जानते हो, अब सभी हरेला के बारे में जानते हैं। लेकिन जो धात की यात्रा शुरू हुई थी हरेला की, वो 2010 से हुई थी। और धात की यात्रा के बारे में अभी मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है थोड़ा हम लोग जोश, क्यों वैसे तो आप सब फोर्स के लोग हैं तो ऑलरेडी जोश में रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग नारे आप लोगों को हमने दिए हैं बैनर्स, तो थोड़े से नारे अगर हम लोग साथ में लगा दें तो थोड़ा और जोश से कमरा मुझे लगता है भर जाएगा। तो आप में से शायद कुछ के पास होंगे प्लग कार्ड जिसमें है कि सुनो हरेला का संदेश। मैं कहूँगी सुनो हरेला का संदेश, तो आप सब कहें हरा भरा हो मेरा देश। तो एक नारा हमारा ये रहेगा। और एक और हमारा नारा है जो इस बात की हमारी थीम भी है कि वृक्ष लगाएं, वृक्ष बचाएं, उपज हिमालय की अपनाएं। इसके बारे में भी अभी आगे मैं बात करूँगी। और एक और हमारा नारा है कि चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। तो ये 3 नारे हम लोग अभी साथ में लगाते हैं, तो आपसे मेरा साथ देंगे? ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश, थोड़ा फोर्स वालों जैसी आवाज मतलब कड़कती हुई गूंज जाए, जो फेसबुक लाइव में भी हमारे साथ साथी जुड़े हैं उन्हें भी पता चले कि हम IRB द्वितीय के प्रांगण से लाइव कर रहे हैं। तो एक बार फिर से करते हैं। सुनो हरेला का संदेश, ये हुई बात कुछ। सुनो हरेला का संदेश, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, वृक्ष बचाएं, वृक्ष लगाएं, उपज हिमालय की अपनाएं। वृक्ष लगाएं, वृक्ष बचाएं, उपज हिमालय की अपनाएं। वृक्ष लगाएं, वृक्ष बचाएं, उपज हिमालय की अपनाएं। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये जो हमारा विशेष नारा है कि वृक्ष लगाएं, वृक्ष बचाएं, उपज हिमालय की अपनाएं। शुभम पॉज कर दो। तो ये जो हमारा विशेष नारा है, उपज वृक्ष लगाएं, वृक्ष बचाएं, उपज हिमालय की अपनाएं, ये इस बार की हमारी हरेला की थीम भी है।
और इसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन मैं वापस आ जाती हूँ धाद की जो यात्रा रही है। तो 2010 से धाद ने उत्तराखंड में हरेला मनाना शुरू किया। हालांकि जैसा कि अभी तन्मय जी ने भी बताया कि हरेला कुमाऊं के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मनाया जाता था, गढ़वाल के भी कुछ कुछ क्षेत्रों में और हिमाचल में भी कई जगह पर हरेला मनाया जाता है। लेकिन हरेला जो है वो मुख्यतः कृषि का पर्व था और अनाज के दाने बो करके पूरा पर्व मनाया जाता था, पूजा की जाती थी। लेकिन फिर इसे धाद ने पौधारोपण के साथ जोड़ा 2010 से, और हम लोगों ने विभिन्न संस्थानों में जाकर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में हरेला मनाना शुरू किया, पौधारोपण किया, लोकगीत गाए पौधारोपण से संबंधित, और उस तरह से हरेला मनाना शुरू किया। और धीरे धीरे धाद की जो हरेला की यात्रा थी वो आगे बढ़ते हुए 2015 में तत्कालीन सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान में लिया और हम उनके पास हरेला का अपना संदेश लेकर के गए और उन्होंने उसको न केवल गंभीरता से सुना बल्कि शासन स्तर पर लागू भी किया। और तब से शासन स्तर पर हरेला मनाया जाने लगा। हरेला का अवकाश भी होता है और एक हमारे उत्तराखंड राज्य को, जिसे बने हुए 15 वर्ष हो चुके थे, उसको एक राज्य पर्व मिला हरेला के रूप में। हरेला को राज्य पर्व का दर्जा दिया गया और 2015 से लगातार 4 साल तक मुख्यमंत्री भी बदले, सरकारें भी बदली, लेकिन धाद लगातार हरेला मनाता रहा। मुख्यमंत्री आवास में भी हम लोगों ने 15-16 में हरेला मनाया तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के साथ, और उपरांत मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ भी हमने लगातार 2 वर्षों तक 17-18 में हरेला मनाया। तो इस तरह लगातार हम लोगों ने हरेला मनाना प्रारंभ किया और 2010 से 16 तक तो हम भी सभी की भांति एक दिन हरेला मनाते थे, पौधारोपण करते थे कहीं पर भी जाकर। लेकिन 2016 से हमें ये समझ में आया, क्योंकि जैसा भी तन्मय जी ने बताया कि क्योंकि मौसम ऐसा होता है, सावन है, हरेला शायद मनाने का जो कारण भी रहा होगा, कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीज़न भी रहा होगा, क्योंकि आजकल ऐसा मौसम होता है कि आप एक टहनी भी तोड़ के कहीं पे लगा दें तो वो भी जड़ ले लेती है, वृक्ष का रूप ले लेती है। तो इसलिए हमें लगा इतना पूरा महीने बहुत अच्छी बरसात होती है, तो हमने हरेला से लेकर घी संक्रांत यानी कि 17 अगस्त को जब संक्रांत होती है तो वो भी पहाड़ों का एक बहुत सुंदर पर्व है अन्न धन का, क्योंकि सावन में घास इतनी होती है, पशु जो होते हैं वो दूध बहुत अच्छा देते हैं, घी बहुत होता है, तो घी संक्रांत हमारे यहाँ मनाई जाती है। तो 2016 से धाद ने पूरे एक महीने का कार्यक्रम करना शुरू किया जो हरेला से प्रारंभ होकर के 16 जुलाई से और 17 अगस्त घी संक्रांत तक मनाया जाने लगा, और वो भी विभिन्न संस्थानों में जाकर के। स्कूल्स में हम लोग जाते थे, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में। हालांकि ये हमारा पहला बार है कि हम यहाँ पुलिस के साथ आकर के मना रहे हैं या फोर्स के प्रांगण में, ये पहली बार हम लोग मना रहे हैं। और हमें आशा है हर साल हम लोग कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर आए और आप लोगों के साथ भी हरेला ज़रूर मनाएं। तो ये पूरी यात्रा रही है और इस बार भी हम लोग पूरा एक महीने का हरेला करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हमने 16 जुलाई से कर दी थी एक मार्च के साथ गांधी पार्क से और कनाट प्लेस तक। इसी क्रम में हम लोगों ने कल भी हमारा पौधारोपण का कार्यक्रम था जो हम लोगों ने स्मृति वन मालदेवता में एक जगह है जो उत्तराखंड सरकार द्वारा हमें दी गई है, 4-5 बीघा की वो जगह है, और उसमें हमने कम्युनिटी फॉरेस्ट यानी आम जनता के सहयोग से एक वन विकसित किया है, कर रहे हैं, और वहाँ पर 200 से भी ज़्यादा पौधे लग चुके हैं पिछले कुछ वर्षों में, और जो बहुत अच्छी अब आकार ले चुके हैं, मतलब वो सब जीवित उसमें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब बहुत बड़े स्तर पर पौधे लगाए जाते हैं तो वो बच नहीं पाते हैं। वरना हम देखें अगर जिस तरह से पौधे रोपण होता है, सरकारों की भी माने, अन्य दलों की माने, तो लाखों करोड़ों पौधे, तो शायद आज हमारे रहने लायक जगह भी ना बची होती अगर उतने पौधे बचे होते तो। लेकिन वो संभव नहीं हो पाता है क्योंकि इतने लाखों में से उनको बार बार संरक्षण करना, देखना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग छोटे आंकड़ों के साथ कोशिश करते हैं। तो हमने 200-250 पौधों का वन विकसित किया है। आप लोग कभी भी कोई भी आस के देख सकते हैं वहाँ पर, आप भी ज़रूर आए कभी वहाँ देखने। तो वहाँ कई लोगों ने अपनों की स्मृतियों में, जैसा नाम है स्मृति वन, पौधारोपण किए हैं, और उत्तराखंड के कई दिवंगत जो हमारे माननीय रहे हैं उनके नाम पर भी वहाँ पौधे लगाए गए हैं। और जब जनरल विपिन रावत जी का देहांत हुआ था उस वक्त भी वहाँ पे उनके नाम से भी पौधा लगाया गया। इस तरह कई महानुभावों के नाम से भी वहाँ पे पौधे लगाए गए हैं, और आम जनता ने भी अपने प्रियजनों के लिए वहाँ पर पौधे लगाए हैं। इसी तरह हम 3 और वन विकसित कर रहे हैं, मित्र वन नकरौंदा में और बाल वन बनियावाला में, और एक फूलों की ढाल भी। तो ये सभी सरकारी ज़मीनें हैं जो धाद को दी गई हैं ताकि हम उनमें एक कम्युनिटी फॉरेस्ट यानी आम जनता के सहयोग से वन विकसित कर सकें और सभी लोग मिलकर वहाँ पर
वन पौधे लगाते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। तो इस तरह की हमारी एक मुहिम चलती है और यही आग्रह हम आज आप लोगों से भी करने आए हैं कि आप सब भी इस मुहिम से जुड़े। आप जहाँ पे भी रहते हैं, जहाँ पे भी आपका स्थान है, आप वहाँ पौधे लगाएं। और बटालियन में तो सर उप्रेती सर बता भी रहे थे कि आप लोगों का पौधारोपण होने भी वाला, आप लोग करते रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी ज़रूर पौधा लगाएं। और अगर आपके आसपास जगह नहीं है और आप चाहते हैं तो आप धात के साथ जुड़कर भी जो ये हम वन विकसित कर रहे हैं यहाँ पर भी आप लोग पौधा लगा सकते हैं। एक न्यूनतम हमने 100 रुपये मासिक शुल्क रखा है, जिसमें वहाँ पर एक भैया है हमारे संजय भैया, वो वहाँ पर उन पौधों की देखरेख करते हैं, खाद पानी डालना, सब चीज़ें, निराई गुड़ाई। उसी का कारण है कि वो 250 पौधे बचे हैं और इसी क्रम में हम लोग अभी इस हरेला में 130 के करीब पौधों का भी हमारे पास कमिटमेंट आ चुका है जो हम लगाने वाले हैं। कुछ लग चुके हैं, कुछ लग रहे हैं, पूरे हरेला में हम लोग लगाने वाले हैं, तो आप लोग उस मुहिम से भी जुड़ सकते हैं। तो इस तरह का हमारा ये पूरा हरेला का कार्यक्रम रहा है। अब मैं आ जाती हूँ वापस, जो एक हमने नारा लगाया था कि वृक्ष लगाएं, वृक्ष बचाएं, उपज हिमालय की अपनाएं। तो ये नारा इस बार का हमारा विशेष जो थीम है वो यही है, क्योंकि जब हमने बात की, हम इतने सालों से 2010 से लगातार बात कर रहे थे, 13 साल होने को आए हैं कि वृक्ष लगाएं, पौधा लगाएं, तो हम लगा भी रहे थे, उसका संरक्षण की भी हम बात करते हैं। लेकिन साथ ही एक और सवाल जो बहुत बड़ा उठता है कि जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं शहरों में, चाहे हरिद्वार हो, देहरादून हो, रुड़की हो, ऋषिकेश हो, विकास के चलते, और वो ज़रूरी भी है, विकास भी होना चाहिए, लेकिन किस तरह से हम प्रकृति को साथ लेकर के विकास कर सकते हैं, इस पर भी ज़रूर बात होनी चाहिए। जो पेड़ है हमारे आसपास कई 100 वर्ष पुराने हैं, 70-80 साल पुराने हैं, उनका विकल्प कोई भी आज लगा हुआ पौधा कभी भी नहीं हो सकता, ये हम सभी जानते हैं। तो इसलिए आज तो हम पौधे लगाएं ही, लेकिन जो पुराने पेड़ हमारे आसपास हैं, बुजुर्ग पेड़ हैं, उनके संरक्षण की भी बात करें। कुछ नहीं तो उनके आसपास अगर सीमेंटेड कर दिया गया है तो उसको तोड़ के थोड़ा सा उन्हें मिट्टी, सांस लेने लायक जगह दे, निराई गुड़ाई हो, इस तरह से हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये छोटा सा काम है जो हम अपने आसपास ही कर सकते हैं। और जो तीसरी लाइन है कि उपज हिमालय की अपनाएं, इस संदर्भ में हमारा ये मानना है, क्योंकि हम हरेला से घी संग्राम जो अन्न धन का पर्व है हिमालय का, उस पर भी बात कर रहे हैं। तो हमारा उसमें विशेष आग्रह है कि सभी लोग अपने भोजन में जो हिमालयी अन्न है उसे ज़रूर शामिल करें, क्योंकि अभी भी जब गांव में हमने देखा है कि अधिकतर जगहों से पलायन हो गया है, बहुत सारे गांव हैं जो बिल्कुल खाली हो गए या बहुत कम लोग रह गए हैं जो अभी भी रुककर वहाँ खेती कर रहे हैं। कई लोगों ने हिम्मत भी जुटाई है, वो शहरों से वापस गए हैं गाँव में और उन्होंने वहाँ पर खेती के नए आयाम भी गढ़ रहे हैं। कई लोग अलग अलग तरह की खेती भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम उनका उत्साहवर्धन भी करें, क्योंकि अगर उन्हें मार्केट नहीं मिलेगा, उनको व्यवसाय नहीं होगा, उनका कुछ अर्निंग नहीं होगी, तो वो भी कितने समय तक वो जारी रख सकेंगे। तो उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, ताकि वहाँ जो हिमालय पे खेती होती है, अन्न धन जो उगता है, वो लगातार होती रहे, रुके नहीं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम सभी लोग मिलजुल कर नियमित अपने भोजन में ज़रूर उस अन्न को शामिल करें। ये भी हमारा सबसे आग्रह रहेगा। इसके लिए भी आप लोग ज़रूर कहीं से भी, मतलब जहाँ से भी आपको मिल सके वो अन्न, ज़रूर उसको ले अपने शामिल करें भोजन में। और उप्रेती सर ने बताया भी था, यहाँ मेस में भी लगातार बनता है पहाड़ी भोजन, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि उसे शामिल किया जाता रहा है। और आगे भी आप लोगों सभी से गुजारिश रहेगी। और इसमें भी अगर आपको कोई सहायता चाहिए हो धात की, हमारा एक और एकांश है फंची करके, जिसमें हम पहाड़ी अनाज, हमारे कई सारे गाँव से संपर्क है, वो भी हम न्यूनतम मूल्यों पर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर उसकी भी अगर कोई आवश्यकता हो तो आप ज़रूर हम लोगों को बता सकते हैं। तो बहुत सारी बातें तो हमने की, और अब मैं चाहूँगी आप लोग भी ज़रूर हमसे कुछ बातें करें। आप में से कोई प्लीज़ आए, कुछ हरेला के बारे में बात करें, हरेला की बधाई जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए उनको भी दे, अपने साथियों को भी दे। तो आप में से कोई भी प्लीज़ आकर अपनी बात रख सकता है, कोई भी। सर, मैम आप प्लीज़, आप मैम एक बधाई दे दीजिए बस हरेला की सभी को। हमारे साथ बहुत सारे लोग लाइव भी जुड़े हैं। जी, हमारे सर और हमारे सबको नमस्कार। हरेला जैसे हम जब छोटे थे तो हमारे टाइम पे 10 रुपए के पेड़ मिलते थे, तो हर बच्चे को एक पेड़ दिया जाता, फलदार पेड़ दिए जाते थे, और तो हम अपने घरों पे लगाते थे। आज भी मेरी मायके में
वो पेड़ बहुत अच्छे हैं। उसमें माल्टा, नींबू या फिर केले के पेड़ भी दिए जाते थे, काफ़ी सस्ते होते थे वो। तो तब जब अब ये फल खिलते हैं तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत ज़्यादा फल आते हैं। तो एक दिल से खुशी होती कि जो हमने बचपन में पेड़ लगाए थे आज उनमें फल आते हैं। तो अगर हम इस तरीके से अपने बच्चों को यही सिखाएं कि हरेला जो है त्योहार तो है ही हमारा, लेकिन हमें इसमें पेड़ लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आज हम पेड़ लगाएंगे तब कल हमारे बच्चे इस चीज़ को पहचानेंगे कि वाकई में हरेला पर्व क्यों मनाया जाता है जी। और जैसे कल था हरेला हमारे यहाँ, तो हम 3 हैं, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा, तो हमने सबने एक पेड़ लगाया है। अभी मैं सरकारी क्वार्टर में रहती हूँ, थाना बसंत विहार। अभी हमारे पास लगभग 250 तरह के फूल हैं जो हम अपने छत में लगाए हुए हैं, जिसमें विदेशी भी हैं, जिसे कहते हैं ये डेजर्ट रोज होते हैं, ऑलमोस्ट आप जानते होंगे कि एडेनियम हो गया है, तो उसकी वैरायटी हमारे पास है। और स्ट्रॉबेरी है और मतलब कई तरह के हैं जो फलदायी हैं। लेमन ग्रास आप मॉर्निंग में उसका टी वगैरह ले सकते हैं। तो इस तरह के हमने काफ़ी पौधे लगाए हैं और इससे क्या है कि हमारा बच्चा भी इंस्पायर हो जाए कि हाँ भाई हमें भी जो हम देख रहे हैं, मतलब जो हम प्रैक्टिकली रूप में देखते हैं उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है जी। बिल्कुल हम त्योहार मना रहे क्या, मतलब पूड़ी वगैरह खीर वगैरह तो हम बनाते हैं क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल रहा है, लेकिन अगर हम ये भी सिखाएं कि बच्चों पेड़ लगाइए, लेकिन हमें स्वयं पहले वो लगाने होंगे, तब हमारा बच्चा उस चीज़ को सीख पाएगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि हम पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, अपनी धरती माँ को बचाएं। जिस तरीके से हम अपनी माँ को सम्मान देते हैं, कभी उसके एक आंसू नहीं देख पाते हैं, उसी तरीके से हम अपनी धरती को भी, अपनी माँ जो हमारी है उसको हरा भरा रखें, उसे पोषित रखें, थोड़ा सा प्रकृति से जुड़े। बहुत धन्यवाद मैम। और बिल्कुल कल हमारा स्मृति वन में कार्यक्रम था और हम जब भी वहाँ पे कोई भी कार्यक्रम करते हैं और ख़ास करके हरेला का, तो हम वहाँ पर पहाड़ी जो अनाज है उसी का भोजन बनवाते हैं। तो कल भी वहाँ हमारा फाड़ू था और आलू के गुटके थे और भात था, झंगोरा था और साथ ही हमने लेमन ग्रास की ही चाय सबको पिलाई वहाँ पर। तो जैसा मैम ने कहा, बिल्कुल जब हम प्रकृति से एक जुड़ाव महसूस करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। और साथ ही एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि हम धाद में ना केवल संस्थानों में, ऑफिसों में, स्कूलों में जाकर के हरेला मना रहे हैं और ना केवल देहरादून में बल्कि पूरे उत्तराखंड में हरेला मनाया जा रहा है धाद की ओर से। जो भी हमारे सदस्य हैं, साथी हैं जो देहरादून के बाहर है वो भी, और पिछले साल भी हमने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, मुंबई में, भोपाल में, दिल्ली में हमारे साथियों ने हरेला मनाया, लखनऊ में, और इस बार भी और पिछले साल ऑस्ट्रेलिया, यूएस और लंदन तक में जो धाद के साथी हैं उन्होंने हरेला मनाया था। तो ये भी हमारा एक हो रहा है। अब हमने हरेला को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व तक बना दिया है कि उत्तराखंड से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, क्योंकि जहाँ पे भी हम देखें, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, अधिकतर फसल काटने पे पर्व मनाए जाते हैं, चाहे बैसाखी हो, बिहू हो, और भी कई पर्व हैं। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत अनूठा पर्व है हिमालय का, उत्तराखंड का, जहाँ पर पौधा रोप करके, बीज रोप करके पर्व मनाया जाता है। तो इतना सुंदर ये पर्व है और इसमें बिल्कुल एक इंटरनेशनल अपील है जिससे ना केवल यहाँ के लोग बल्कि हर जगह के लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो और भी मैं चाहूँगी अगर आप लोगों में से कोई अपनी बात ज़रूर रखें, क्योंकि हम सिर्फ अपनी कहने नहीं आए हैं, आपकी सुनने भी आए हैं। तो आप में से सर, आप लोगों में से अगर कोई प्लीज़ अपनी बात रखे, सर कोई भी। कुछ भी, आप हरेला की बधाई दे दीजिए, आपकी कोई याद हो हरेला से संबंधित। धाद संस्था से आए हुए हमारे सभी मेहमान और साथियों, ये उत्सव है। एक संस्था अपना समय निकाल करके, अपना बहुमूल्य समय निकाल करके, अपने आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। तो हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम अपने अपने स्तर से, अपनी सुविधाओं के हिसाब से और अपने संसाधनों के हिसाब से कुछ इसमें सहयोग करें। हरेला के बारे में अब क्योंकि काफ़ी प्रचलित हो गया है,
पूर्व में एक ये कुमाऊं क्षेत्र में छोटा सा त्यौहार होता था और थोड़ी बहुत औपचारिकताओं में ये फिर समाप्त हो जाता था। लेकिन कुछ वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से काफ़ी प्रचारित है और बड़ी खुशी की बात है कि सब ने इसको ग्रहण किया है। पूरे उत्तराखंड के अलावा पूरे भारत में ये फैल रहा है और जैसे मैम ने कहा पूरे विश्व में भी अब इसका प्रचार हो रहा है। हम देखते थे कि 70-80 के दशक में एक होड़ लगी होती थी वृक्षों के कटान की। हर गांव में हर जगह ठेकेदार घूमते थे, जंगलात वालों से सेटिंग होती थी, पुराने पेड़ जो जर्जर पेड़ होते थे उनका छपान होता था और फिर ठेका होता था। उनकी आड़ में पूरे जंगल के जंगल समाप्त हो गए और उस दशक में 70-80 के दशक में बहुत सारा ऐसा इलाका था जो कि पेड़ विहीन हो गया था। यहाँ तक कि गांव वाले भी अपने फलदार वृक्षों को पैसे के लालच में उन्हें अपने दामों में बेच देते थे और ठेकेदार उनको काट के ले जाते थे और गांव के गांव पेड़ों से सोने हो जाते थे। लेकिन कुछ सालों से, लगभग 20-25 सालों से इस पर प्रतिबंध लगा, पेड़ों का कटान बंद हुआ और लोगों में जागरूकता आई है। अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जागरूक हैं। लेकिन एक छोटी सी मैंने अभी फेसबुक में एक पोस्ट भी डाली थी। हम लोग एक सेल्फी लेने के चक्कर में पौधे को लगाते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो मैंने उस पोस्ट में लिखा था कि आप इस साल की सेल्फी जरूर डालें, लेकिन आपने गत वर्ष जो पौधा लगाया उसकी भी स्थिति जरूर बताएं कि उसकी स्थिति क्या है। पौधा लगा करके मत छोड़ें। अगर आपने 100 पौधे लगाए और फिर नहीं देखा तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपने 2 पौधे लगाए और उनको आपने परवरिश दी तो वो अच्छी बात होगी। तो मेरा सबसे अनुरोध है, आप अब हमारे परिसर में हम लोगों ने बहुत वृक्षारोपण किया है विभाग में रह करके। जैसे उप्रेती सर ने कहा था, पिछले साल तो हमने बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया था, लेकिन वो अगर 25% भी सफल हो गया हो तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप लोग जब भी कहीं भी रहते हैं ड्यूटी के दौरान तो देखें, पौधों का संरक्षण करें। गर्मियों में खास करके पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, तो कोशिश करें कि आप जल, अगर नहीं मानते आप जल नहीं चढ़ाते हैं पूजा वूजा करने के बाद, तो आप केवल पानी वैसे ही डाल दें। कोई भी पौधा एक चुन लें, उसमें पानी डालें ताकि हमारा सबका कुछ सहयोग मिले। और ये संस्था और भी तमाम संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं NGO जुड़े हुए हैं जो कि हमें फ्री में पौधे भी उपलब्ध कराते हैं, अपने अन्य संसाधन भी उपलब्ध कराते हैं। तो आप लोगों से सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग सब सहयोग करेंगे। और जैसे कि मैडम ने बताया, स्मृति वन मालदेवता क्षेत्र में है, वहाँ पर भी विजिट करें। वहाँ पे इनके कार्यक्रम अक्सर होते रहते हैं। मेरे 2-3 मित्र हैं जो वहाँ से जुड़े हुए हैं और वो हालांकि मुझे जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे जानकारी रहती है कि वहाँ क्या क्या चल रहा है। एक श्री अन्न के बारे में, जो पहाड़ी अन्न है, उसके बारे में भी मैडम ने अनुरोध किया था। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोगों की पहुंच शासन में भी रहती है, सब जगह रहती है। हमारा जो पहाड़ी अन्न है, ठीक है मैं बोल दूँ, तो अन्न जो है वो बहुत ज़्यादा रेट में मिलता है, कम मात्रा में होता है, उसके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो किसी माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए, उसमें सब्सिडी दी जाए ताकि उसको जो है प्रचार प्रसार मिले, लोग सस्ता समझ के खरीदेंगे, फिर उसका प्रचार होगा और जो किसान है उसको अपनी उपज का सही दाम मिल सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं पूरी संस्था को कि आप लोग ऐसे ही अपने काम को बढ़ाते रहें और पूरी धरती को हरा भरा करते रहें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और सकलानी सर ने बहुत अच्छी बात बोली और ये पॉइंट हमारे जो सचिव महोदय ममगाई जी उन्होंने नोट कर लिया है और ये बात बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे शासन स्तर तक लेके जाएं कि सब्सिडी ज़रूर जो पहाड़ी अनाज है उस पर दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच उस तक हो, तभी ये जन आंदोलन बन सकेगा और जनमानस तक ये अनाज पहुंच सकेगा। तो बिल्कुल इस पर बात होगी। और हमें भी बहुत खुशी हुई कि सर ऑलरेडी धात को जानते हैं, सर के साथ ही धात से जुड़े हुए। तो सर आप भी ज़रूर आइएगा कभी स्मृति वन में भी, और बनियावाला में नज़दीक में भी हम लोग एक बालवन विकसित कर रहे हैं, वहाँ पर भी पौधारोपण के हमारे लगातार कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे भी आप सब आमंत्रित रहेंगे। और कोई अगर अपनी बात रखना चाहें तो प्लीज़ इधर से कोई सर।
और अभी कुछ क्षणों में हमारे पूर्ण नायक महोदय जी पहुँच वो भी ज्वाइन करेंगे 5 मिनट पर। रिस्पेक्टेड क्वार्टर मास्टर सर, सीसी सर, मेरे सभी साथियों और धात संस्था से आए हुए यहाँ पर सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। ये आज हमें बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे आप लोग ये प्रोग्राम लेके आए हैं। वैसे हम लोग पुलिस फोर्स में या बेल्ट फोर्स में जो भी हैं, इस प्रकार के आयोजन हमारे तरफ से हमेशा होते रहते हैं, लेकिन आप लोगों के आने के बाद यहाँ पर एक पर्सनल एक मोटिवेशन के रूप में हमें एक राह मिलती है। हम जहाँ भी रहे हैं पोस्टेड में, हम ऐसे सभी लोग जहाँ भी रहे होंगे, हर वर्ष इस पर्व को वृक्षारोपण बहुत अच्छी तरीके से किया है। और चाहे इसको एक आदेश के रूप में करें या कई इसमें खुद वॉलंटियर के रूप में करते हैं, और खुशी होती है जब हम 1 साल 2 साल 3 साल बाद या कहीं 10 साल बाद भी कहीं उस जगह पर कोई भी पोस्टर गया होगा और वो देखते हैं कि ये पौधे हमने लगाए थे। बहुत खुशी होती है। हमारे विभाग से कई वरिष्ठ अधिकारी भी हैं जिनको कि इस चीज़ का बहुत अच्छा श्रेय जाता है, जिन्होंने कई जगहों पुलिस लाइन्स में, बटालियंस में बहुत अच्छे प्लांटेशन किया है, पौधारोपण किया है। और अब जब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो आज भी लोग उनको याद करते हैं, यार उनके द्वारा ये काम किया गया था। ऐसे ही कई NGO इस तरह के काम कर रहे हैं और हमें भी खुशी होती है, क्योंकि इस चीज़ की, पौधों की अहमियत का पता हमें जून जुलाई में चलता है। आजकल तो हर जगह पानी है, बरसात हो रही है, पेड़ पौधों से लोग ज़्यादा थोड़ा दूरी बना के लेते हैं, लेकिन जब जून जुलाई में हम कहीं बाहर निकलते हैं तो हर कोई अपने वाहन को एक ऐसी जगह पर पार्क करना चाहता है जहाँ पर छाँव मिले। गर्मी इतनी रहती है कि हर कोई चाहता है कि मेरा वाहन गर्मी से बचे और मैं उस उमस से बच जाऊं, इसलिए पेड़ की अहमियत का पता वहाँ पर चलता है। हमारे यहाँ पर कल हमने यहाँ पर प्लांटेशन किया था, हमारे उपरेती सर के द्वारा यहाँ पर पौधे लाए गए थे और हमने यहाँ पर कुछ पौधे लगाए हैं। इससे पहले भी अभी हमारी बटालियन का यहाँ पर एक नवनिर्माण हो रहा है और 2 साल के लगभग अभी यहाँ पर समय हुआ है। इतने ही कम समय में हमारे यहाँ पर बहुत हरियाली हो चुकी है। बहुत सारे पौधे हम देखते हैं, हमारा जो नया वाला कैंपस है उधर हम देखते हैं कि कई पेड़ जो अभी 2 साल पहले ही लगाए थे आज वो 8-10 फुट के हो चुके हैं और अच्छा लगता है कि हमारे ही द्वारा लगाए गए ये पौधे यहाँ पर खूब बड़े हो गए हैं। धात संस्था के जो भी लोग यहाँ पर लोग आए हैं, आपसे मतलब हमारी एक विनती है। अभी सर ने भी कहा था कि जो आपका एक स्लोगन दिया हुआ है कि पहाड़ी अनाज के लिए, जो आपने कहा, क्योंकि हम लोग शासन तक पहुंच नहीं बना सकते हैं, इसलिए सकलानी सर ने जो कहा वो बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि हमारा पहाड़ ज़्यादातर देहरादून में पलायन हो चुका है और पहाड़ी अनाज के दाम बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आप लोग अपने NGO के माध्यम से अगर शासन तक ये बात पहुँचाएँ तो कि जिससे कि पहाड़ी अनाज हर एक की पहुँच तक जा सके। आज के समय में हम जब पहाड़ में रहते थे तो उस समय हमारे यहाँ कोदा झंगोरा को कोई पूछता नहीं था। आज अगर मार्केट में जाओ तो 70 रुपये किलो मंडुआ मिल रहा है, तो एक सामान्य आदमी जो है उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। अगर गवर्नमेंट या आपकी संस्था के द्वारा इस तरह की बात शासन पर चलाई जाए, इसकी सब्सिडी की बात जो सर ने कही है वो अगर मिल जाए तो सभी लोगों को उसमें लेने में सुविधा रहेगी और आसानी रहेगी। धात संस्था का ये प्रयास हमें बहुत अच्छा लगा, जो आपने कहा माल देवता में, बालावाले में, जहाँ जहाँ आपने स्मृति वन लगाए हैं अपनों की यादों में, या जो खुद अपने इच्छा से लगाना चाहता है वो अच्छी बात है। ऐसे प्रोग्राम में लोगों को आना चाहिए और इस तरह से जगह जगह एक पब्लिक पार्क बन जाएंगी। अभी मैंने परसों फेसबुक पे देखा था, शायद आपका ही परेड ग्राउंड में कुछ प्रोग्राम था, तो अच्छा लगा आप लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। अगर 10 लाख पौधे 1 साल में लगते हैं, उसमें से अगर 1000 भी बच गए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हर साल अगर 1000 पौधे भी अगर बचते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से और भी NGO लोग इसमें काम कर रहे हैं, जैसे अभी एक मैती संस्था भी इसमें काम करती है कि शादी ब्याह में वर वधू के द्वारा एक पौधा लगाया जाता है, तो बहुत अच्छा प्रयास है ये। इसी तरह से हमारी धरती का हर एक कोने में अगर ऐसे प्लांटेशन किया जाए, पौधे लगते रहें, तो जो हमारा जहाँ पर वर्क फील्ड है या पब्लिक प्लेस है, ऐसे पर हर कोई वॉलंटियर बन के अगर ये काम करें तो निश्चित हमारी जो ऑक्सीजन की एक कमी बनी रहती है। जून जुलाई में जो गर्मी उमस रहते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो रहे हैं, पर्यावरण में जो चेंजिंग हो रहा है, तो उससे हमारी धरती बची रहेगी। और धात संस्था का ये प्रयास की हम बहुत सराहना करते हैं। आप हमारे कैंपस में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और
क्योंकि अभी आपने बात की अनाज के जो बढ़े हुए रेट हैं उसको लेकर भी, तो फंची जो हमारा कार्यक्रम है पहाड़ी अनाज को लेकर के, जैसे मैंने बताया था, तो साकेत सर उसके सचिव है, साकेत सर भी उसको देखते हैं। तो साकेत सर ने भी बताया कि हम जो धात की तरफ से फंची में जो कोदा देते हैं वो 50 रुपये देते हैं। तो हम ऑलरेडी, क्योंकि हम उसका हमारा बीच में कोई प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि सामाजिक संस्था है, तो हम जिस रेट पे लेते हैं बस पैकिंग का एक न्यूनतम मूल्य रख के और उसी रेट पे हम लोग आगे दे देते हैं। तो इसलिए काफ़ी न्यूनतम मूल्यों के साथ हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही जैसे सर ने कहा वृक्षारोपण को लेकर, तो इसीलिए हमने बहुत छोटे आंकड़े अपने रखे हैं। जैसे मैंने कहा 3 साल से हमने स्मृति वन में सिर्फ 250 पौधे लगाए हैं, लेकिन वो 250 के 250 पौधे बढ़ चुके हैं, 3-4 कई पौधे 6-6, 7-7 फीट के भी हो गए हैं। और इसी तरह हमारा लक्ष्य है हर साल हरेला पर हरेला वन हम लोग विकसित कर रहे हैं, जो मैंने बताया था, मित्र वन, बाल वन, फूलों की ढाल है। तो वहाँ पर भी हमारा 100 पौधों का ही लक्ष्य होता है साल भर का, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि इस बार हरेला में हम, क्योंकि आम जनता के सहयोग से पौधारोपण करते हैं, यानी एक पौधा अगर मैं लगाती हूँ तो मैं 100 रुपये मासिक दे के, क्योंकि उसके रख रखाव के लिए, उसके लिए हमने लोग रखे हैं जो उसका रख रखाव करते हैं, उनकी जो तनख्वाह निकलती है उससे, उसके लिए तो वो एक 100 रुपये न्यूनतम मासिक का हमने रखा है। तो उससे कोई भी एक पौधा अपने नाम से लगा सकता है, वो खुद आकर के लगा सकते हैं। कई लोग बाहर हैं, उन्होंने लगवाए तो उनके बिहाफ पे हमने लगाए हैं। तो उसके साथ हम लोगों ने अभी तक हमें 140 पौधों का सहयोग इस बार के हरेला के लिए ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है, और वो पूरे देश भर से प्राप्त हुआ है। तो इस तरह इस जो कार्यक्रम है हरेला वन का, उससे कोई भी जुड़ सकता है। आप में से और कोई प्लीज़, इधर से किसी ने अपनी बात नहीं रखी है तो इधर से मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप में से कोई अपनी बात रखें। हरेला की बधाई दे दें आप सबको। ये भाव से समर्थन कर रहे हैं, ये शांत समर्थन दे रहे हैं। और कोई सर आप लोगों में से प्लीज़, क्योंकि हम लोग सिर्फ ये नहीं कि हम आए हैं, हम अपना जो भी है हमारा हमने बताया बस हो गया। हम चाहते हैं आप लोगों का भी पार्टिसिपेशन हो, आप लोग भी ज़रूर अपनी बात रखें कि आपको कैसा लग रहा है आज हम लोग यहाँ पर आए हैं बात करने आप लोगों से। उप्रेती सर से मेरी रिक्वेस्ट है, सर आप भी थोड़ा सा, क्योंकि आप तो खुद कुमाऊं क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, तो वहाँ का जो आपका एक्सपीरियंस है हरेला का, वो आप ज़रूर साझा करें हमारे साथ। सर संभव हो तो इधर आ जाए, हमारा लाइव भी चल रहा है। धन्यवाद अर्चना जी। जैसे मैं पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूँ, जैसा अभी बोला कि हरेला और एक मैती, ये जब हम छोटे थे तो ये दोनों का मुझे पता चल गया था जब हम छोटे थे। हरेला तो हम बचपन से मना रहे हैं जब से होश संभाला है, लेकिन थोड़ा सा जैसे होश और थोड़ा प्रौढ़ हुए, इंटर कॉलेज में गए, तो ये मैती का भी पता चल गया था हमें कि मैती भी एक कोई रावत जी हैं, गढ़वाल, तब कुमाऊं गढ़वाल था हमारे इसमें, बहुत छोटे थे तो पता ही नहीं था क्या होता है। जोन का भी नहीं पता होता पहाड़ों में कि कोई कौन सा कुमाऊं है कौन सा गढ़वाल है, पहाड़ों के इंटर कॉलेज के बच्चों को। तो हम भी वहीं से थे। तो शादी में फिर हमने क्या, हमारे किसी रिश्तेदार की भी शादी हुई तो हमने भी कहा दीदी एक पेड़ लगाओ तुम दोनों, जीजा जी और तुम। तो ऐसे करके तब उस समय से हम पेड़ हमने लगाना शुरू किया था। तो जैसा मेरे सबसे अभी लेटेस्ट रहा था, जो भाई ने बताया कि सबसे ज़्यादा जो हम लोग जो पुलिस फोर्स होता है ये बाहर ड्यूटी करता है, जिसमें ना एसी होता है, कुछ नहीं होता है। आपको बस अगर बारिश है तो खड़ा रहना है तो खड़ा ही रहना है। जैसा आपने ट्रैफिक में देखा, हमारे कई साथी इसमें ट्रैफिक में भी ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी में गवर्नर हाउस में है, कोई वीवीआईपी सिक्योरिटी में है। वहाँ ना बारिश होती है ना मौसम होता है, कुछ नहीं होता, बस आपको खड़े रहना है। सेम वैसे ही एक SDRF आपने सुना होगा, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, वहाँ भी हमारे कई साथी वहाँ से रहे हैं या वहाँ अभी ड्यूटी कर रहे हैं और ये वापस भी आ चुके हैं वापस से करके। तो वहाँ भी यही चीज़ है। तो जो उसने बोला कि एक पेड़ हम खोजते हैं, अभी जाके जरा सा खड़े हुए 4 घंटे 6 घंटे धूप में मई जून में, फिर पेड़ ही खोजते हैं। आप गाड़ी के लिए क्या, अपने लिए ही खोजते हैं, क्योंकि इतना गर्म हो जाता है कि आपको। तो उसी का सबसे एक पाकड़ का पेड़ होता है, हमारा सबसे फेवरेट पेड़ है पुलिस का पाकड़। अगर जैसे जो यहाँ क्या बोलते हैं, पेलखन, क्योंकि एक यही ऐसा पेड़ है जिसमें करीबन 20-40 गाड़ियाँ भी पार्क हो जाती हैं। अच्छा सर आ रहे हैं, भी हमारे सेना नायक महोदय आ रहे हैं। ठीक है, सम्मेलन सावधान बैठ। सर आपके लिए सर का वेलकम। और बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच सेना नायक महोदय भी पहुंच चुके हैं, तो उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और साथ ही हम धात संस्था की ओर से आभार भी व्यक्त करते हैं कि आज आपने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आए, और बहुत सुंदर हमारी बातचीत भी चल रही है वृक्षारोपण को लेकर, हरेला को लेकर के।
तो हम आपका धात की ओर से धन्यवाद भी करते हैं कि आपने आज हमें ये मौका दिया है। और कोई साथी अगर अपनी बात रखना चाहें। सर आपकी बात हाँ, आप कंटिन्यू कर रहे जी। सर यही बात चल रही थी सर अभी कि जैसे गर्मियों में सर सबसे पहले पुलिस का जवान जो ड्यूटी पे खड़ा रहता है वो छाँव ढूंढता है सर, और पेड़ी की छाँव को ढूंढता है। मई हमारे साथी ने बोला सर, ये बात छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है सर। पेड़ की असली वैल्यू तब पता चलती है जब उसकी नीड होती है सर। हम कहीं भी ड्यूटी पे जाते हैं, हमारा कोई भी जवान ड्यूटी पे जाता है, जब खड़ा हो जाता है धूप में, अभी कांवड़ ड्यूटी करके आ रहे हैं सर, वहाँ कोई धूप नहीं है, कुछ नहीं है, 24 घंटे 24x7 ड्यूटी लगती है। आप सोचें 24x5 दिन वहीं पर स्पॉट पर ही सोते हैं, वहीं से ऐसे चेंज करते रहते हैं। कांवड़ इतना ऐसी ड्यूटी होती है, वही ड्यूटी करके हमारे कई साथी भी लौटे। तो पेड़ की तो इतनी नीड है, हर जगह हम पेड़ को खोजते हैं, और जो अधिकतर हर जगह शहरों में तो लगभग समाप्त हो चुके हैं। और सर पिछले साल मुझे एक मौका मिला सर रैणी जाने का सर। रैणी जो एक चिपको आंदोलन था सर, जो पूरा वर्ल्ड रिनाउंड आंदोलन है सर। जब वो आपदा आई थी रैणी में, फ्लैश फ्लड आया था, तब हमारी IRB की टीम लेके सर, मैं सेना नायक महोदय भूतपूर्व उनके साथ गया था रैणी। तो रैणी जैसे गया सर, वहाँ दिमाग में आया कि गौरा देवी, तो हम भी घूमे सर। मैंने कहा ये तो चिपको वाला क्षेत्र है जहाँ से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। तो 60s की बात है सर, 19, तब थोड़ा वहाँ गया, फिर सारा एरिया देखा सर कि कहाँ है रैणी देवी, रहती कहाँ थी, उनके घर भी गया मैं जहाँ वो रहती थी, और उनका एक स्टैचू बनाया वो भी देखा। तो वहाँ 1960s में सर वो उन लोगों का पेड़ों के प्रति जो प्रेम था सर, तब मेरे ख्याल से पेड़ भी इतने ज़्यादा हुआ करते थे कि मौसम बिल्कुल वो ऐसी जगह है सर जहाँ एक तरफ तो बिल्कुल पेड़ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रॉक फेस और स्नो है, और दूसरी तरफ आपको जो ये नॉर्थ फेस है, फॉरेस्ट का नॉर्थ फेस है, नॉर्थ साइड है, जो वो पूरा जंगल सर, डेंस जंगल। तो सर फिर हमें एक मौका और लगा नवनीत सर के संग सर, जब हम लोग एक लेक को बर्स्ट करने के लिए गए, एडवांस टीम गई, झील बन गई थी उसको तोड़ने को। जब हम उस जंगल में घुसे सर अंदर, हम सब भटक गए, क्योंकि पेड़ों का सर जो डाया था लगभग ये जो ये दिख रहा आपको, ये डबल इस डाया के पेड़ हैं सर वहाँ आज भी, इतने चौड़े सर, मतलब ये 3 पेड़ों में हमारा ये हॉल कवर हो जाएगा, इतने बड़े इतने चौड़े पेड़ हैं सर, और हाइट लगभग ये। और 1960s में उन पेड़ों के लिए जो उनका प्रेम था, गौरा देवी, फिर चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा जी जो रिनाउंड पर्यावरणविद हैं, तो उसमें बोलते हैं सर कि जो सरकार ने वहाँ पेड़ काटने के लिए जब भेजे थे 60s में, तो फिर वो गवर्नमेंट ने एक चालाकी करी, बोलते हैं सर कि वो उनको रोड कटिंग का मुआवजा देने के लिए आदमियों को चमोली बुला लिया, सबको जितने आदमी थे वो सब आ गए चमोली हेडक्वार्टर गोपेश्वर उस गांव के, ताकि वो पेड़ काट सके। वहाँ से आए वो 2 दिन में 2 चमोली पहुँचे, कुछ पैदल और फिर कुछ गाड़ी से उनको चमोली बुला लिया। तो उनने एक प्लानिंग करी थी गवर्नमेंट ने कि अब वहाँ कोई आदमी नहीं है, अब यहाँ से तुम भेजो ठेकेदार अपने आदमी ले जाओ और पेड़ों को काटना शुरू कर दो। 2400+ पेड़ों की परमिशन कर रखी थी इन्होंने। तो ये पता चला गौरा देवी को कि इन्होंने चालाकी कर दी हमसे। अब हमारे आदमी यहाँ पहुँचने में, वो वहाँ से एक गाड़ी तो देंगे नहीं, अब वो चमोली से पैदल चलते तो कम से कम 1 हफ्ते में पहुँचेंगे रैणी, अगर पैदल भी आते हैं। संपर्क हो नहीं पा रहा था, फ़ोन करने नहीं दिया, कुछ भी नहीं था। 60s की बात है। उसमें फिर वो सारी 25-26 औरतें सर वो निकलती हैं रैणी गांव की सर, और वो जहाँ जहाँ ठेकेदार गई वो सब पेड़ों पे चिपक गई, बोली पहले हमें काटो तब हम आपको इन पेड़ों को काटने देंगे सर। इस तरह का समर्पण सर हमारे उस रैणी गांव की विलेज जो लेडीज़ ने दिया था सर, वो वर्ल्ड रिनाउंड है सर। आज भी उसको पर्यावरण से जुड़े हर लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं सर। और इसी कड़ी को सर हम लोग भी आज ऐसे ये धात संस्था के माध्यम से हरेला पर्व, और स्पेशली सर उन पेड़ों के लिए जो हमारी सेंसिटिविटी है, हमारे उनके लिए जो होना चाहिए, एक क्या हिंदी में बोलें उसको, एक लगाव, एक प्रेम सर, तो उसी को हमें आगे बढ़ाना है सर आगे। अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ सर। जय हिंद सर। बहुत धन्यवाद सर। और बहुत सुंदर बात सर ने कही, जब तक हमें लगाव नहीं होगा पेड़ों से, एक आंदोलन नहीं बनेगा। जैसे चिपको आंदोलन की बात सर ने की, तो बिल्कुल यही कोशिश हमारी भी है धात में कि पौधा लगाना एक जन आंदोलन बन जाए, वो सिर्फ सरकारों की या संस्थानों की जिम्मेदारी ना हो। यही कारण है कि पूरे 1 महीना विभिन्न संस्थानों में जाकर के, मोहल्लों में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, कॉलोनीज़ में, कॉलेजेस में, हर जगह जाकर के बात कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर हमारी आदत होती है, हम लोग सरकार को जिम्मेदारी देकर बैठ जाते हैं कि पौधे लगाएं तो सरकार लगाएं, और सरकार फिर आंकड़े पेश कर देती है कि 10 लाख लगे, 20 लाख लगे, 5 लाख लगे।
लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी पौधे लगाएं, क्योंकि अगर हम एक पौधा भी लगाएंगे और उसका संरक्षण करेंगे तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी बड़ी आबादी, हम लोग एक एक पौधा सब लोग लगाएंगे तो एक अच्छा वन विकसित हम लोग कर सकते हैं, और वही कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और जैसा सकलानी सर ने भी कहा था कि अभी कुछ सालों से हम लोग हरेला के बारे में ज़्यादा सुन रहे हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि 2015 से, मैं सर को भी बताना चाहूँगी कि 2010 से धाद हरेला मनाती आ रही थी, लेकिन 2015 में ये बात हम तत्कालीन सरकार के संज्ञान में लेकर के गए और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने उसको शासन स्तर पर लागू भी किया, हमारी बात सुनी और हरेला को राजकीय पर्व का दर्जा भी दिया। और लगातार 4 साल तक हमने उत्तराखंड सरकार के साथ ही हरेला मनाया। और जो उसके बाद भी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी पूरा हमें एक वन विकसित करने के लिए जगह दी। स्मृति वन, अभी मित्र वन हम लोग कर रहे हैं, बाल वन है और फूलों की ढाल है। तो इस तरह कम्युनिटी फॉरेस्ट हम लोग कहते हैं, यानी आम जनता के सहयोग से हम इस तरह के वन पूरे देहरादून में विकसित कर रहे हैं। और हरेला ग्राम पर भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि उत्तराखंड के जो गांव जहां बहुत पलायन होता जा रहा है, अब उतनी खेती नहीं है या खेत वीरान हो रहे हैं, वहां पर जाकर के भी हम लोग बात करें कि हरेला ग्राम विकसित किए जाएं, जहां पर कुछ ऐसा फ्रूटफुल, कुछ ऐसी खेती की जाए जिससे कि उन्हें एक व्यवसाय हो, कुछ अर्निंग्स हो, और वो गाँव एक हरा भरा गाँव और साथ ही संसाधनों से परिपूर्ण गाँव बन पाए, उसकी भी हमारी कोशिश है। और भी सर आप लोगों में से अगर कोई अपनी बात रखना चाहे। अब हमारे साथ हमारी कोना कक्षा की सचिव हैं आशा डोभाल जी, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि स्कूलों में हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं हरेला को लेकर के भी और कोना कक्षा के बारे में भी थोड़ी सी अपनी ज़रूर बात रखें। सभी को नमस्कार और पुनः आज के इस हरेला पर्व के अवसर पर आप सभी को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जो हरेला मना रहे हैं, हरेला पूरे समाज में एक लहर बन के दौड़ रहा है। ऐसी लहर कि जो भी सुन रहा है वो आज वृक्ष लगाने के लिए तैयार है। जो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि हम पेड़ लगाएं, कैसे लगाएं, बहुत सोचा करते थे बीच में, लेकिन आज जो है इस धाद की इस मुहिम से जुड़ करके सभी लोग इस हरेला पर्व को बहुत अच्छे से मना रहे हैं। मेरी साथी अर्चना ने काफ़ी कुछ हरेला के बारे में बता दिया है, लेकिन मैं कोना कक्षा की, हमारा कोना कक्षा चलता है, एक धाद का ही एक एकांश है, तो उसकी सेक्रेटरी होने के नाते हम जो स्कूलों में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हम इस समय 10,000 बच्चों के साथ हम हरेला मना रहे हैं। और वो हरेला लगभग 800 स्कूल हमारे इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। बच्चे अभी आजकल हमारे रोज़ किसी न किसी विद्यालय में ये कार्यक्रम चल रहा है। बच्चे हरेला मना रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, और साथ में एक जब हमने कहा था कि अन्न हिमालय का अपनाएं, तो उसमें हमने ये भी किया है कि बच्चे जिस दिन हम हरेला विद्यालय में मनाया जाए उस दिन एक पहाड़ी भोजन का जो भोज है वो बच्चों को अवश्य कराया जाए, क्योंकि मिड डे मील सब विद्यालयों में बनता है। तो उसमें अगर हम उस दिन पहाड़ी भोज रखेंगे तो बच्चों को भी पता चलेगा कि हमारे हिमालय की उपज क्या है, हमारे हिमालय का क्या अन्न, कौन से अन्न को हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि जो बच्चे आजकल फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो फास्ट फूड को दूर करते हुए उनको ये कहा जाए कि आप जो हैं इस अपने हिमालय के अन्न को, मोटे अनाज को अपनाएंगे तो आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। और आजकल हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो यही सलाह दी जाती है कि जो है मल्टीग्रेन आटे को आप अपनाइए, उसको खाइए। तो बच्चों के साथ हम ये कार्यक्रम करते रहते हैं। और अभी हमने 10,000 जो बच्चे हैं हमारे, तो ये जो उत्तराखंड की संस्कृति है, बच्चों को इसका इतना अनुमान नहीं है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि हरेला पर्व क्या होता है। उसके साथ हमारा एक फूलदेई पर्व है और इगास है। तो इन सबको हम इसके हरेला के माध्यम से, धाद के माध्यम से सब बच्चों को जोड़ रहे हैं। फूलदेई के साथ हमने 10,000 सीट्स के साथ हमने बच्चों के साथ फूलदेई का पर्व मनाया, और हर स्कूल में हमने वो सीट्स भेजी, ड्राइंग सीट्स, और बच्चों ने उसमें प्रतिभाग किया। और वो प्रतिभा जब सबकी ड्राइंग्स हमारे पास आई हैं, तो जब हमारा ये इसका महीना ख़त्म होगा, घी संक्रांत का होगा, उस समय हम उसका रिजल्ट आउट करते हैं और उन बच्चों को हम सर्टिफिकेट्स भी देते हैं और उनके लिए उनको प्रोत्साहन भी मिलता है बच्चों को कि हाँ हम आगे ऐसे कंपटीशन करते रहें। तो ये हमारा हरेला पर्व का एक मनाने का तरीका है कि हम हर तरीके से बच्चों को इसमें जोड़ें। दूसरे, इसी के साथ मैं कोना कक्षा के
माध्यम से बताना चाहूँगी कि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, तो हम अपने पहाड़ों में नहीं जा पाते हैं। तो हमारा ये भी एक पहाड़ से जुड़ने का बहुत अच्छा तरीका है कि हम अपने गांव के स्कूल की ओर चलें और अपने गांव के स्कूल में हम एक कोना स्थापित करें। उस कोने में हम क्या करते हैं, एक मिनी लाइब्रेरी देते हैं जो पहाड़ों तक नहीं पहुंच पाता, सरकार इतना नहीं कर पा रही है, तो हम एक डोनर हमारे पास होते हैं, मिनी लाइब्रेरी देते हैं, तो बच्चे उन किताबों को पढ़ते हैं, उनकी स्किल डेवलप होती है उससे, और बहुत सारी कहानियाँ वो सीखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस गांव से जुड़ रहे हैं जिस गांव को हम छोड़कर आ गए थे। तो बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो बाहर फॉरेन में रहते हैं, वहाँ रहते हैं, तो वो भी सबने वहाँ से अपील की कि हमारा भी एक कोना लगा दिया जाए हमारे गांव के विद्यालय में। तो बहुत सारे लोग अपने गांव के विद्यालयों से जुड़े हैं। इस समय उत्तराखंड के लगभग 800 स्कूलों में कोने स्थापित हो चुके हैं। और हम ये भी चाहेंगे कि जो भी आप में से अगर कोई भी अपने गांव में चाहे, उससे गांव से जुड़ना चाहे, तो इससे अच्छा मौका गांव से जुड़ने का और कोई नहीं मिल सकता। क्योंकि उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों के लिए बहुत सारे पेरेंट्स हैं नहीं कर पाते हैं, बुक्स नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, तो जब वो बच्चे पढ़ेंगे और अपनी संस्कृति, उसमें हम क्या करते हैं, इंटर कॉलेज में भी हम बुक्स देते हैं। तो इंटर कॉलेज में अगर हम बुक्स देते हैं, आप ये सोचिए कि इंग्लिश भी बच्चे होते हैं, रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, तो बच्चे उन जैसी किताबों को पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे उससे। छोटे छोटे बच्चों को कहानी के देखते हैं, प्रतियोगिता दर्पण देते हैं हर महीने बच्चों को। छोटे बच्चों के लिए चंपक देते हैं, जो आजकल वैसे बंद हो चुकी है, पहले आती थी, लेकिन हमने ये जारी रखा है ये कार्यक्रम। तो मैं आप सबसे भी, हरेला की बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, तो मैं आप सबसे भी अपील करना चाहूँगी कि अगर आप चाहें अपने गांव के विद्यालय से जुड़ना, अपने गांव को वापस, अपने गांव से आपको लगाव हो, तो आप भी अपने गांव के विद्यालय में एक कोना स्थापित करने का प्रयास कीजिएगा और अपने गाँव से जुड़ने का एक सुनहरा मौका आपको मिल रहा है। और साथ ही पुनः हरेला की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद मैम। और बस अब हम कार्यक्रम समाप्ति की ओर हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। एक बार नारे हम लोग फिर से लगा दें, फिर मैं लास्ट सर को माइक हैंड ओवर कर दूंगी ताकि सर भी अपनी बात रखें। एक बार हम लोग नारे फिर से लगा दें और फोर्स वाली स्टाइल में बिल्कुल जोश के साथ। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश। वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं, वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं। बहुत धन्यवाद आप सभी का पुनः इतना समर्थन और सहयोग देने के लिए। अब मैं सर को, श्री अमित श्रीवास्तव जी, सेना नायक महोदय को माइक देना चाहूँगी और सर से आग्रह करूँगी कि वो भी ज़रूर अपनी बात रखें। और हरेला की एक बार आप बधाई सर, जो भी हमारे साथ लाइव भी काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं उनको भी दे दें और अपनी बात रखें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा और जो इन्वायरमेंट को लेकर के या वृक्ष लगाने को लेकर के जो बातें की जा रही हैं, तो जो बातें वृक्ष लगाने को लेकर के या इन्वायरमेंट को लेकर के जो बातें की जा रही हैं, वो आज भी देखिए बारिश हो रही है बहुत, मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन हो गए हैं ये इस बारिश को शुरू हुए, और ये मानसून आने के पहले ही स्टार्ट हो गई। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है ये बताने का कि इन्वायरमेंट कितनी तेज़ी से बदल रहा है। हम लोगों ने जो 10 साल पहले जो वेदर देखा था या जो इन्वायरमेंट देखा था या जो पर्यावरण देखा था, 10 साल के अंतराल पे वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। ख़राब हुआ है, अच्छा हुआ है, वो ऐसे हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन चेंज बहुत बड़ा हो गया है। लाइट चली गई, आवाज़ आ रही है ना? तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है हमें बताने के लिए कि ये हाई टाइम है, मतलब अब हमें सोचने का समय नहीं रहा, अब जो कुछ भी है अब करने का समय आ गया है। एक छोटी सी स्टोरी मैं बताऊंगा आप लोगों को, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1980 में स्वीडन का जो नौसेना विभाग है उसको एक चिट्ठी मिलती है कि आपने जो पेड़ लगवाए थे वो तैयार हो गए हैं और आप ले जाइए। ये 1980 की बात है स्वीडन में। तो वहाँ के जो नौसेना के प्रमुख थे उन्होंने कहा भाई ये हमने कौन सा ऑर्डर दिया था, हमने तो कोई ऑर्डर दिया नहीं था फॉरेस्ट को, पता लगाओ भाई क्या है।
उन्होंने दोबारा चिट्ठी भेजी वापस कि साहब हमने तो कोई ऑर्डर दिया नहीं है, तो ये कहाँ से आ गया, ये डिमांड आपकी, हमने तो डिमांड दी नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर से देखिए, अपने रिकॉर्ड चेक कीजिए, उनके पास कुछ मिला नहीं। फिर रिकॉर्ड चेक किया गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड निकाला और 90 साल पुराना एक लेटर था उनके पास, जिसमें उन्होंने कहा था कि विसिंगसो करके एक द्वीप है, वहाँ पे फॉरेस्ट लगाया जाए, और वो ऑर्डर जो था वो पार्लियामेंट से पास होके गया था। फिर उस डिबेट को देखा गया जो पार्लियामेंट में उस समय हुई थी, तो उस डिबेट में ये देखा गया कि बहुत मेजॉरिटी से वो ऑर्डर पास हुआ था, और उसमें ये कहा गया था कि शुरुआत जो हुई थी, जो बिल आया था, बिल ये था कि हमें आगे आने वाले समय में जो लड़ाई करनी है, उस समय नौसेना ही सबसे प्रमुख होती थी, वायुसेना तो थी नहीं, थल सेना या नौसेना होती थी। तो स्वीडन चूँकि काफ़ी सी से लॉक्ड है, तो वहाँ पे नौसेना के लिए था। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें नाव बनाने के लिए पेड़ चाहिए होंगे, लकड़ी चाहिए होगी, तो अभी हम अगर ये पेड़ काटेंगे तो हमारे सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि हमें आने वाले 50 साल 60 साल या 90 साल के बाद हमें नावें मिल सकें। लेकिन जब वो डिबेट हुई तो उसमें इन्वायरमेंट का भी इशू आया, और लोगों ने ये बताया कि ये पेड़ लगाना सिर्फ नाव के लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ लकड़ी के ज़रूरी नहीं है, ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी होने वाला है। ये बात कब की है? ये 1890 की है। 1980 में लेटर मिला है, करीब 90 साल के बाद उनके पास जब ये डिबेट निकाली गई तो उन्होंने कहा 1890 में ये डिबेट हुई थी। तो वो सोचिए कि वो लोग कितने पहले से इस चीज़ को लेकर के अवेयर्ड हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारे लिए एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है। और हम 2020 के बाद हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। तो एक तरीके से कहते हैं ना कि जैसे हम पुलिस वाले के क्राइम की भाषा समझते हैं, तो ये एक तरीके से हम अपने फ्यूचर जनरेशन के साथ क्राइम कर रहे हैं अगर हम एनवायरनमेंट को लेकर अवेयर नहीं है या उसको लेकर के सेंसिटिव नहीं है और उसको ख़राब करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ख़राब तो हम कर ही रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अवेयर्ड भी नहीं है, सेंसिटिव भी नहीं है और उसको रिकूप करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को लेकर के एक क्राइम कर रहे हैं, एक अपराध कर रहे हैं, अपने ही बच्चों के साथ अपराध कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट हमने एंजॉय कर लिया वो आने वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे। जो पेड़ हमने देख लिए, पेड़ों की ऐसी प्रजातियाँ समाप्त हो रही हैं, एक पेड़ मरने से आप समझिए कि एक पेड़ के मरने से एक पूरा बायोडाइवर्सिटी का साइकिल चेंज होता है। बहुत सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े जिन्होंने हम देख भी नहीं पाते अपनी आंखों से, वो सब खत्म होते हैं। तो अगर पेड़ खत्म होंगे या जंगल खत्म होंगे तो वो बायोडाइवर्सिटी जो है वो लगातार खत्म होती जा रही है, वो खत्म होती चली जाएगी। और सबसे बड़ा खतरा जो होगा वो मनुष्य के ऊपर होगा, हमारी आने वाली जनरेशन्स के ऊपर होगा। तो अगर हम अभी अवेयर नहीं है तो फिर हम शायद बहुत कुछ खो देंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मौसम में बदलाव आ रहा है। मुझे याद है कि जब हमारे यहाँ पहली बार हैंडपंप की खुदाई हुई थी, मैं बात कर रहा हूँ 1980s 90s की, तो 35 फीट पे पानी मिल गया था। उसके बाद आज की स्टेज ये है कि 200 फीट पे सबमर्सिबल पंप लगा है मेरे घर, उसी जगह पे, उसी लोकेशन पे 200 फीट पे पानी मिल रहा है। इतना नीचे चला गया वाटर स्टेटा। हो सकता है कहीं ऊपर भी आया हो, क्योंकि ये चेंज है, ये क्लाइमेटिक चेंज है। तो कहीं पानी ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं गर्मी ज़्यादा हो रही है, कहीं ठंडा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जो बातें कही जा रही हैं लगातार 50-60 सालों में, ये बात कही जा रही है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, वो अभी भी सीपन सोसाइटी के अंदर वो सीप नहीं कर पाया है। तो जैसे डिफॉरेस्टेशन की जो शुरुआत हुई थी, जब रिफॉरेस्टेशन की जब बात हुई थी, तो शुरुआत में जगह जगह पेड़ लगाने की बात हुई, डिपार्टमेंट्स पेड़ लगा रहा है, पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ और डिफॉरेस्टेशन में सोशल फॉरेस्ट्री की बात की गई कि जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, जितनी सोसाइटी इन्वॉल्व होगी, उतना ज़्यादा इसका असर होगा। और इसी तरीके से जैसे आप लोग जो NGOs जो इसमें काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप लोग तो विशेष तौर पे उत्तराखंड में इतना बड़ा आप लोगों ने टास्क ले रखा है, तो हम लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जितना हम अपने तरफ से इंडिविजुअल प्रयास कर सकते हैं हम कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी के रूप में जितना ज़्यादा कर सकें उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं आप लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। हाँ, आपका कोना जो लाइब्रेरी वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत बहुत अच्छा है। मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि मैं अपने स्कूल में एक लाइब्रेरी बनाऊंगा। हालांकि मेरा स्कूल तो उत्तर प्रदेश में शायद आप नहीं कवर कर पाएंगे, तो मैं किसी और तरीके से करूँगा। लेकिन मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं एक लाइब्रेरी बनाऊंगा। और बाकी लोग भी अपने अपने गांव में, अगर आपके स्कूल में लाइब्रेरीज़ नहीं रही हैं, आपने अगर वो चीज़ आपने मिस की होगी, तो आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए वो कर सकते हैं। तो ये जितने भी काम आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम सभी लोग आपके साथ हैं। आपको जब भी ज़रूरत होगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको। धन्यवाद। बारिश में हम लोग कर लेंगे सर, आप लोग कर, मैं एक्चुअली मुझे निकलना जाना मीटिंग में ना, तो आप लोग कर लीजिए। बहुत शुभकामनाएं।
आप मेरा संपर्क करेंगे।